मैं कॉलेज छोड़ने ही वाली थी कि मुझे मनोविज्ञान की कक्षा में मरीना नाम की एक लड़की का मैसेज मिला। उन्होंने कहा कि शहर में एक नई प्रयोगशाला है जो लोगों को कुछ हेल्थ टेस्ट के लिए खुद की इच्छा से काम करने के लिए $20,000 की पेशकश कर रही है। मुझे नहीं पता था कि हंसू या रोऊं। आप देखिए, मैं कॉलेज छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कॉलेज का भुगतान नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ परीक्षाओं में असफल हो गई थी और मेरे माता पिता ने मेरी ट्यूशन फीस का भुगतान करना बंद कर दिया था क्योंकि वे मुझसे बहुत निराश थे। अच्छा, मैं उन्हें दिखाऊंगी। मैं इस प्रयोग के लिए साइन अप करूंगी और अपना नकद डॉलर प्राप्त करूंगी। मैंने मरीना को वापस संदेश भेजा और उससे पूछा कि मैं कहाँ साइन अप कर सकती हूँ। उसने कहा कि वाह, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था। जब हम पते पर पहुंचे तो मैं थोड़ा भ्रमित हो गई। यह किसी अस्पताल या किसी अन्य चीज जैसा भी नहीं लग रहा था। हम प्रवेश द्वार की ओर चले और मुझे गंभीरता से लगा जैसे हमारी हत्या होने वाली है या कुछ और। दरवाजा खुला और अंदर सब कुछ सफेद था। यह इतना उज्जवल था कि मैंने वास्तव में अपनी आंखों को बंद कर लिया। आसपास कोई नहीं था तो मैंने घबराते हुए कहा हेलो, और अचानक लैब कोट पहने एक आदमी कांच के दरवाजे के पीछे से प्रकट हुआ। मैंने उसे बताया कि हम यहाँ प्रयोग के लिए आए हैं और उसने हमें भरने के लिए बहुत सारे फॉर्म दिए और कहा कि वह 10 मिनट में वापस आ जाएगा। मैंने सोचा, क्या मैं वास्तव में ऐसा कर रही थी? लेकिन तभी दूसरे दरवाजे से एक महिला बाहर आई और उसने ठीक मेरी ओर देखा और कहा, यह अब तक का सबसे अच्छा काम है। यह तो तब तय हो गया था। फॉर्म भरा जो बहुत आसान था। इसमें वास्तव में मेरे बैंक खाते का विवरण मांगा गया था। खैर, कम से कम वे निश्चित रूप से मुझे भुगतान करने वाले थे। यही सब मायने रखता था। मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी। मरीना बाथरूम की तलाश में गई और जब लैब कोट वाला आदमी फिर से प्रकट हुआ, वह अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं उसका इंतजार करना चाहती थी और उसने कहा कि वह पहले ही काम शुरू कर चुकी है। मैंने उससे कहा कि वह अपना बैग भूल गई है और उसने उसे पकड़ लिया और कहा, फिर चलो। क्या आप ऐसा कर रही हैं या नहीं? हमें पूरा दिन नहीं मिला, आप जानते हैं। मैंने खुद को पैसों की याद दिलाई और उसके पीछे चल दी। तब मुझे एहसास हुआ कि हर जगह कांच था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख सकी। मैंने उस आदमी से इसके बारे में पूछा और उसने कहा कि यह केवल एक तरफ का गिलास था। मैंने कहा, ठीक है, अंदर के लोग मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मरीना किस कमरे में थी और फिर जैसे ही हम एक कोने में मुड़े, मैंने उसकी आवाज सुनी और ऐसा लग रहा था जैसे वह घबरा रही थी। मेरी पूरी आत्मा चिल्ला रही थी, नहीं। और फिर भी मैं उस आदमी का पीछा करती रही। उन्होंने मुझसे सिर्फ आवाजों को नजरअंदाज करने के लिए कहा। आज सुबह नई लैब तकनीशियन के हाथ में चोट लग गई थी और वह बहुत दर्द में थी। इस बारे में कुछ ठीक नहीं था। लेकिन फिर वह मुझे एक कमरे में ले गया और वह सोफा, बीन बैग और धीमे संगीत से भरा हुआ था और मुझे तुरंत आराम महसूस हुआ। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और फिर चाय की पेशकश की। और मैंने मन में सोचा, ठीक है, यह इतना बुरा नहीं है। तो आखिर यह प्रयोग क्या है? मैंने पूछा और चाय की चुस्की ली और वह आदमी हंसा और कहा कि यह हानिरहित है, बस मेरी याददाश्त का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग है। उन्होंने कहा कि वे इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं कि यादों को कैसे संग्रहित किया जाए ताकि जब लोगों को अल्जाइमर हो तो वे इन यादों को वापस अपने दिमाग में स्थापित कर सकें। वाह, मैंने सोचा, मेरी दादी को तब ऐसा करना चाहिए था। उन्हें वास्तव में अल्जाइमर था। निश्चित रूप से मैं इसके लिए बहुत छोटी थी, मैंने उसे कहा। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, जितना छोटा उतना बेहतर। फिर उसने मुझसे अपने पीछे आने को कहा। अगले कमरे में बहुत सारी मशीनें और तारें थी और यह एक अस्पताल जैसा महसूस हुआ। मैं बैठ गई और वह मेरे सिर पर तार जोड़ने लगे। उन्होंने कहा कि वह मुझसे कई सवाल पूछेंगे और तार यादों के साथ साथ मेरे दिमाग की तरंगों को भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर अगली बार जब मैं प्रयोगशाला में आई, वे यह देखने के लिए फिर से मेरी याददाश्त का परीक्षण करेंगे कि क्या कुछ बदला है। रुको, अगली बार? मैंने उससे कहा कि मुझे लगा कि यह एक बार की बात है और वह बस मुस्कुराया और कहा, $20,000 के लिए आपको 2 बार आना है। क्या आपने छोटा प्रिंट नहीं पढ़ा? फिर उसने मुझे मशीन से जोड़ दिया और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इससे दर्द हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिमाग कुचला जा रहा है। उन्होंने मुझसे पहला सवाल यह पूछा कि आपके साथ अब तक हुई सबसे दुखद घटना क्या थी। मैंने उसे विस्तार से बताया जब मेरी छोटी बहन एक कार दुर्घटना में थी और उसकी मृत्यु कैसे हुई और तब से हमारा परिवार पहले जैसा नहीं रहा। फिर उसने मुझसे मेरे जीवन के सबसे सुखद पल के बारे में पूछा और सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। फिर मैंने फैसला किया कि शायद यही वह दिन है जब सनी ने पिछले साल मुझसे अपनी प्रेमिका बनने के लिए कहा था। प्रश्न जारी रहे, सभी प्रकार के यादृच्छिक प्रश्न। फिर थोड़ी देर बाद मुझे सचमुच दुख होने लगा। मेरा सिर चकरा रहा था और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं सो गई होगी क्योंकि मैं अच्छे कमरे में सोफे पर बैठी थी और वह आदमी वहां खड़ा था और मुझसे कह रहा था कि मैं अब घर जा सकती हूँ। मुझे प्रयोग के दूसरे भाग के लिए 1 महीने में वापस आना चाहिए। और पैसे का क्या? मैंने उससे पूछा। उन्होंने कहा कि वे सप्ताह के अंत से पहले पहली छमाही मेरे खाते में जमा कर देंगे। फिर उसने दरवाजा खोला और मैंने इसे जाने का संकेत समझा। जब मैं वहां से निकली तो सबसे पहले मैंने मरीना को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वह जवाब नहीं दे रही थी और उसकी कार भी अब वहां नहीं थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मुझे वहां अकेली छोड़ देगी। मैं लगभग 50 मीटर तक ही चली थी कि मुझे रुकना पड़ा। अचानक मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने पास की दीवार पकड़ ली और अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने सिरदर्द की गोली ले ली और आशा की कि दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। किसी तरह मैं इसे घर आई। उस रात मैं बहुत जल्दी सो गई और अगले दिन मैं मरीना की कुछ मिस्ड कॉल से उठी। जब मैं उस सुबह कॉलेज पहुंची तो मैंने उसे आंगन में डेमियन से बातें करते देखा। यह भी नहीं पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। वह उसके साथ छेड़खानी कर रही थी और मैं कमरे से बाहर चली गई। मैंने ठीक उसकी ओर देखा और पूछा कि वह कल ही मुझे क्यों छोड़कर चली गई।
कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वह घर चली गई। उसने अलविदा कहा और पूछा कि क्या हम बात कर सकते हैं। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। मुझे उसे मारने का मन हो रहा था लेकिन मैं जानना चाहती थी कि क्या उसे अभी तक पैसे मिले हैं। उसने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया है लेकिन यह जल्द ही आएगा। फिर उसने कहा कि वह महसूस कर रही है कल से कुछ भावुक हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं बस बीमार महसूस कर रही हूँ और फिर अचानक वह रोने लगी। उसने कहा कि उसे अपनी बहन की बहुत याद आती है और उसके बिना जीवन वास्तव में दुखद है। मुझे उसके लिए बुरा लगा। मैं एक बहन को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरा मतलब है मैं इकलौती बच्ची थी इसलिए मुझे यह भी नहीं पता था कि कैसा महसूस होता है। लेकिन फिर मुझे मेरी माँ से एक संदेश मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या मैं घर जाते समय एमी की कब्र के लिए फूल ले जा सकती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि एमी कौन थी। मेरा सिर अजीब लग रहा था और मैं केवल घड़ी की टिक टिक के बारे में सोच सकती थी। यदि मैंने महीने के अंत से पहले अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं किया तो मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस दिन मैं कक्षा में बेहोश हो गई। सौभाग्य से यह मनोविज्ञान की कक्षा में हुआ था इसलिए मरीना वहाँ थी। वह एक थी जिसने मेरे लिए पानी लाया और जब मैं उठी तो उसने कहा कि वह प्रयोग को लेकर चिंतित थी और हमें वापस जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हम कैसा महसूस कर रहे थे। हम वहाँ पहुंचे और सब कुछ कल जैसा ही दिख रहा था सिवाय इस बार जब हमने बटन दबाया तो दरवाजे नहीं खुले। हम कुछ देर बैठे रहे और इंतजार करते रहे और आखिरकार एक आदमी सिगरेट पीते हुए बगल के दरवाजे से बाहर आया। वह अपने फोन पर था इसलिए जब उसका ध्यान भटका तो हम अंदर चले गए। हे भगवान, यह वहाँ एक कांच की भूल भुलैया की तरह था। मैं घबराई हुई थी यह जानते हुए कि वे हमें देख सकते हैं और तभी मैंने आवाजें सुनी। सुनो यार, मुझे नहीं पता क्या हुआ। यादें डेटाबेस पर नहीं है। मैंने गड़बड़ कर दी यार। और फिर मैंने सुना, अरे जॉन देखो यह कौन है। और फिर वही पिछले दिन वाला आदमी एक दरवाजे से आए और पूछा कि हम क्या चाहते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं बेहोश हो गई थी और अत्यधिक सिरदर्द हो रहा है और मैंने कहा कि मुझे लगा कि यह उसकी गलती थी। फिर मैंने अपने पैसे की मांग की। उसने पूछा कि हम अंदर कैसे पहुंचे और कहा कि हम अतिक्रमण कर रहे थे और वह पुलिस को बुलाएगा अगर हम तुरंत नहीं गए। मैं डर गई। मैंने उससे कहा कि अगर उसने हमें बकाया पैसे नहीं दिए तो हम पुलिस को बुला लेंगे। मुझे सचमुच इस मूर्खतापूर्ण प्रयोग पर पछतावा होने लगा था। मरीना और मैं चले गए और कहा कि अगर हमें दिन के अंत तक पैसे नहीं मिले हम वास्तव में पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन फिर हालात और खराब होने लगे। सिरदर्द असहनीय था और मैं फूलों के बिना घर चली गई और मेरी माँ मुझ पर बहुत क्रोधित थी। हम कार में बैठे और उसने कहा कि यह ठीक नहीं है मेरे लिए बस इस तरह अपनी बहन को भूल जाना। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने माँ से पूछा कि क्या वह ठीक महसूस कर रही हैं और कहा कि यह थोड़ा अजीब था क्योंकि मेरी कभी कोई बहन नहीं थी और फिर उसने इसे खो दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं एक स्वार्थी लड़की की तरह व्यवहार कर रही हूँ और फिर उन्होंने मुझे कार से बाहर निकलने के लिए कहा और कहा कि वह अकेले कब्रिस्तान जाएगी और खुद कुछ ट्यूलिप ले आएगी। मैं बाहर निकली और सिरदर्द वापस आ गया। मैंने मरीना को संदेश भेजा और कहा कि मुझे वास्तव में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और फिर उसने कहा कि हम 1 घंटे में मिल सकते हैं पार्क के पास कॉफी शॉप में। बारिश शुरू हो गई और मरीना अभी भी नहीं आई थी इसलिए मैंने उसे फोन किया। उसने कहा कि वह कब्रिस्तान में थी और इसलिए मैं वहां चली गई। फिर मैंने अपनी माँ को गाड़ी चलाते हुए देखा। उसने खिड़की बंद कर दी और कहा कि वह मुझे देखेगी घर पर फिर चली गई। मैं कब्रिस्तान में घूमती रही और देखा कि मरीना एक कब्र के पास बैठी है। वहाँ कुछ खूबसूरत ट्यूलिप थे जैसे मेरी माँ के पास हमेशा घर पर होते थे और फिर मैंने देखा और फिर मरीना ने कहा कि यह उसकी बहन की कब्र थी। मैंने नाम देखा और उससे कहा, लेकिन यह आपका उपनाम नहीं है, यह मेरा उपनाम है और उसने कहा कि इससे वह भी भ्रमित हो गई थी। तभी मेरा फोन बजा और वह सनी था। उन्होंने कहा कि मरीना उन्हें ऐसे मैसेज कर रही थी जैसे वह उनकी गर्लफ्रेंड हो। मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी और फोन रख दिया। यह सब बहुत ज्यादा अजीब था और फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने उस सुबह एमी नाम बताया था। इस कब्र में एमी लिखा। सिरदर्द वापस आ गया और मुझे लगा कि मैं गिरने वाली हूँ। मैंने मरीना से कहा कि मैं इसे संभाल नहीं सकती, कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा कि मैं अब और बात नहीं करना चाहती। मैं घर गई और पहली बात जो मेरी माँ ने कही थी कि उसने एक प्यारी सी युवा लड़की को एमी की कब्र की ओर जाते देखा था लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाई। और फिर मैंने देखा हॉल के चारों ओर मेरी माँ, मेरे पिता और एक अन्य लड़की की पारिवारिक तस्वीरें थीं। क्या यह एमी थी? मैं उसे याद क्यों नहीं कर सकी? और अचानक वह तेजी से वापस आया। लैब कोट में आदमी ये कहते हुए कि वे स्मृतियों को संग्रहित कर रहे थे और उन्हें प्रत्यारोपित कर रहे थे। क्या होगा यदि उन्होंने मेरी स्मृतियों को मरीना की कब्र में प्रत्यारोपित कर दिया? जोआना दुर्घटनावश। और फिर मरीना ने फोन किया और उसने गुस्से में कहा कि उसकी कभी कोई बहन नहीं थी क्योंकि उसकी माँ उसके बारे में चिंतित थी कि सनी ने फोन किया था, कह रही थी कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है, उसका नहीं। और तब मुझे पता चला कि चिकित्सा प्रयोग गंभीर रूप से गलत हो गया था। मैंने पुलिस को बुलाया। मैंने उन्हें लैब का पता बताया और कहा कि मुझे लगता है कि वहाँ लोग अवैध रूप से काम कर रहे हैं। 1 घंटे बाद पुलिस मेरे दरवाजे पर आई और कहा कि आग लग गई है। जिस लैब का मैंने उल्लेख किया था वह जल गई है। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। मैं चिल्लाना चाहती थी कि मेरे पैसे का क्या होगा। उन्होंने हमें पूरी तरह से धोखा दिया। मैंने पुलिस वालों को प्रयोग के बारे में बताया और वे भयभीत दिखे और कहा कि इस तरह की कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। हम दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और सब कुछ समझाना पड़ा और यह पता चला कि उससे यादों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया था। वह बस चिपक गई थी। उसने एक मशीन को देखा और कहा कि सचमुच बहुत दर्द हुआ है और उसके बाद उसके सिर में कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसे अब भी विश्वास था कि उसकी एमी नाम की एक बहन थी जो मर गई थी, लेकिन फिर मैंने समझाया कि यह मेरी स्मृति थी जिसे उन्होंने किसी तरह उसके मस्तिष्क में प्रत्यारोपित कर दिया था। ईमानदारी से कहें तो यह किसी प्रकार की विज्ञान भाई डरावनी कहानी की तरह नहीं थी और फिर भी यह मेरी वास्तविकता है।
पुलिस अभी भी जांच कर रही है और मुझे सचमुच उम्मीद है कि वे जल्द ही उन अपराधियों को ढूंढ लेंगे। इन सब में सबसे बुरी बात यह नहीं है कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिला, बात यह है कि मैं अपनी बहन को याद नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मेरी याददाश्त चुरा ली है और मरीना को दे दी है। हालांकि यह उसके लिए बहुत बुरा होगा क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह नकली स्मृति है और यह उसे यातना देती है। सनी के रूप में वह हमेशा से मेरा बॉयफ्रेंड था और अब जब मरीना को समझ आया कि क्या हुआ है तो वह पीछे हट गई है। गंभीर रूप से गड़बड़ है और मुझे लगता है कि मैं मरने जा रही हूँ। मुझे डर है कि मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया गया है। उंगलियों को पार करने से सिरदर्द कम हो जाता है और कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आता है। मैं कैसे हो सकती थी इतनी बेवकूफ।